दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों अब हम जेपीएससी के लिए पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 7 को करेंगे। हमारा पहला सवाल है कि किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में कंपनी सरकार ने नागवंशी राजा को महाराजा का पद प्रदान किया था। किस नागवंशी राजा के कार्यकाल में कंपनी सरकार ने नागवंशी राजा को महाराजा का पद प्रदान किया था? तो राजा दिरपनाथ शाह को। दिरपनाथ शाह को ही महाराजा का पद प्रदान किया गया था। अगला सवाल है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुयहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? प्रारंभिक काल में इनमें से कौन जो है मुंडा जनजाति के भुयहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? दोस्तों तो कार्तो जो थे ये जो है प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भुयहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। अगला सवाल है कि पढ़ा की शाखाएं हैं। पढ़ा की शाखाएं हैं तो इनकी शाखाएं हैं उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी इनकी शाखाएं हैं अथका पढ़ा भी, डांडा पढ़ा भी और भूली पढ़ा भी। हमारा अगला सवाल है कि मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी कौन होता है? मुंडा मौजा का जो है पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो मुंडा होते हैं। मुंडा ही मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी होता है। अगला सवाल, चौकीदार का क्या कार्य है? यह पद पारंपरिक नहीं है, तो चौकीदार का क्या कार्य है? तो इनका कार्य है सबसे पहली बात कि गांव की रखवाली करना, ठीक है। दूसरा, अपराधियों को पकड़ना। तीसरा, अपराध से संबंधित परिकल्पना तैयार करना और उस आधार पर भी गांव की रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाना। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किसका पद न्यायिक रूप में करटाहा से बड़ा होता है? किसका पद जो है न्यायिक रूप में करटाहा से बड़ा होता है? तो रेड का पद जो है न्यायिक रूप से करटाहा से बड़ा होता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है? परहिया जनजाति की शासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है? तो कहतो या खातो कहलाता है। परहिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक कहतो या खातो कहलाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो इन्हें मुखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि आप बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? दोस्तों सबसे पहली बात, सदान आदिवासियों के समकालीन कहीं उनसे भी प्राचीन समुदाय है, तो ये भी सही है। अगला कहते हैं कि सदान झारखंड का मूल निवासी है, बिल्कुल है, ये भी सही है, लेकिन गैर जनजातीय। फिर अगला कहता है कि यह समुदाय स्वदेशी संस्कृति से आवृत विभिन्न जातियों धर्मों का समूह है, तो दोस्तों ये भी सही है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि बताएं कि निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव जो है झारखंड पर पड़ा? निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव जो है ये झारखंड में पड़ा? तो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों का गहरा प्रभाव जो है हमारे झारखंड पर पड़ा। अगला सवाल है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची कब लाया गया? तो इन्हें 1916 ईस्वी में ही, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची लाया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मुक्तवाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? मुक्तवाहिनी सेना के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ही मुक्तवाहिनी सेना के संस्थापक थे। हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीतांबर का साथ किस जनजाति ने दिया था? ठीक है, 1857 के विद्रोह में जो है नीलांबर पीतांबर का साथ किस जनजाति ने दिया था? दोस्तों तो चेरो जनजाति ने नीलांबर पीतांबर का साथ दिया था 1857 के विद्रोह में। अगला सवाल है कि कार्तिक उराव का पिता का क्या नाम था? ठीक है, कार्तिक उराव के पिता का क्या नाम था? तो इनका नाम था जबरा उराव। क्या था? जबरा उराव। हमारा अगला सवाल है कि 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है,
19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व जो है ये किसने किया था दोस्तों? तो इसका नेतृत्व किया था जामावंती देवी ने भी और प्रेमी देवी ने भी। तुम्हारा जवाब हो जाएगा बी एवं सी दोनों ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। ठीक है, संथाल परगना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला हमसे कहता है कि संथाल जनजाति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम संथाल परगना रखा गया है। ठीक है, जो कि ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है कि सन 1983 में संथाल परगना के प्रमंडल के रूप में सृजित किया गया, तो ये भी हमारा सही ही है। अगला, इस प्रमंडल के अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो हमारा ये भी कथन सही है। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3 जो है कथन ये सत्य है। हमारा अगला सवाल है कि भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो भाषा के आधार पर झारखंड की जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है। हमारा अगला सवाल है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? संथाल जनजाति में सर्वाधिक जो है कौन सा विवाह प्रचलित है दोस्तों? तो किरिंग बापला ही संथाल जनजाति में सर्वाधिक ऐसा विवाह है जो प्रचलित है। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम है। तो झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य का नाम है जोसेफ पेचेली गाल्स्टिन ही झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत प्रथम सदस्य हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है? झारखंड के किस जिले में झारखंड धाम जो मंदिर है ये अवस्थित है? तो ये गिरिडीह में है। गिरिडीह जिले में ही जो है झारखंड धाम मंदिर अवस्थित है। अगला सवाल है कि छऊ नृत्य झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? छऊ नृत्य जो है ये झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो ये सरायकेला खरसावा में ही छऊ नृत्य प्रचलित है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत है? निम्न में से कौन संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत है? तो इनके विषयक गीत है दोड ही संथालों के प्रेम और विवाह विषयक गीत है। अगला सवाल हमसे कहता है कि बांसुरी, सनाई, सिंगा, निशान, शंख तथा मदन भेरी किस प्रकार के वाद हैं? तो ये जो है सुशीर वाद है, ये सुशीर प्रकार के वाद है। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा पर्व जो है 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो देशावली जो है ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि मालतो भाषा का संबंध किस जनजाति से है? तो दोस्तों मालसो भाषा का जो संबंध है ये सौरैया पहाड़िया से भी है और माल पहाड़िया से भी है। तो हमारा जवाब हो जाएगा बी एवं सी दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो संथाली प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो यह है डोमन साहू समीर ही संथाली प्रवेशिका के लेखक हैं दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से पुकारा जाता है? संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? तो इन्हें चाचो छठियार कहते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति में दीक्षा संस्कार को चाचो छठियार के नाम से पुकारा जाता है। हमारा अगला सवाल है कि एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य, व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 18 सितंबर 1910 को। कब हुआ था? 18 सितंबर 1910 को ही एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य, व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म हुआ था। कब? तो 18 सितंबर 1910 को। हमारा अगला सवाल है खेरवाल बांसो पुथी की रचना किसने की है? खेरवाल बांसो पुथी की जो रचना है ये किसने की है? तो ये की है मांझी राम दास टुडू ने। ठीक है, मांझी रामदास टुडू ने ही खेरवाल बांसो पुथी की रचना की है। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है? तो संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है मोहिला चेचे दाई। मोहिला चेचे दाई ही संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है। पुलिस प्रशिक्षण जो केंद्र है ये राज्य के किस जिले में अवस्थित है, तो ये राज्य के हजारीबाग में अवस्थित है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड न्यायिक अकादमी स्थित है। झारखंड के किस जिले में झारखंड न्यायिक अकादमी स्थित है, तो ये रांची में है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि हिंदी विद्यापीठ कहाँ अवस्थित था। हिंदी जो विद्यापीठ है ये दोस्तों कहाँ पे अवस्थित था, तो ये देवगढ़ में। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि नरेंद्र सिंह किस खेल के प्रशिक्षक हैं। नरेंद्र सिंह जो है ये किस खेल के प्रशिक्षक हैं, तो ये हॉकी के प्रशिक्षक हैं नरेंद्र सिंह। हमारा अगला सवाल है शेखर बोस किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। शेखर बोस जो है ये किस खेल के विख्यात प्रशिक्षक हैं, तो ये वॉलीबॉल के जो है विख्यात प्रशिक्षक हैं शेखर बोस। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि रांची स्थित JSCA स्टेडियम में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जिसमें भारत को जीत मिली थी, यह मैच किस देश के बीच खेला गया था दोस्तों। तो यह मैच जो है किस देश के बीच खेला गया था, भारत और इंग्लैंड के बीच ही रांची स्थित JSCA स्टेडियम में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच है जिसमें भारत को जीत मिली थी। हमारा अगला सवाल है झारखंड राज्य में, ठीक है एक मिनट, अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल देश डैश राष्ट्रीय खेल था। ठीक है, झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल देश कॉमनवेल्थ, ठीक है कॉमनवेल्थ डैश राष्ट्रीय खेल था। तो दोस्तों ये था 34वां, ठीक है 34वां कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय खेल था, एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड की किस महिला तीरंदाजी ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे। तो ये थे हमारे दीपिका कुमारी ने ही हमें 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 2 गोल्ड मेडल दिलाए थे। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के दिए गए क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में यूल रूल 1856 लागू किया गया था। झारखंड के दिए गए क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में जो है यूल रूल 1856 जो है ये लागू किया गया था दोस्तों। तो ये आपके संथाल परगना क्षेत्र में ही यूल रूल लागू किया गया था। यूल रूल 1856 में ही संथाल परगना के क्षेत्र में। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया था। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को दोस्तों कब लागू किया गया था, तो ये 1879 ईस्वी में लागू हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि भूमि सर्वे में तेरिज क्या है। भूमि सर्वे में जो है तेरिज क्या है, तो ये अमीन के पास, ठीक है अमीन के पास विगत सर्वे के खातियान का सारांश है। ये जो है अमीन के पास जो है विगत सर्वे के खातियान का सारांश ही तेरिज कहलाता है। हमारा अगला सवाल है कि ऐसा दस्तावेज या पट्टा जिसके अनुसार भूमि पर 12 वर्षों तक आधा लगान और उसके बाद कोई लगान नहीं देना पड़ता है, क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है कि ऐसा दस्तावेज या पट्टा जिसके अनुसार भूमि पर 12 वर्षों तक आधा लगान और उसके बाद कोई लगान नहीं देना पड़ता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों। तो कहलाता है सिकमी पट्टा। क्या कहलाता है, सिकमी पट्टा। हमारा अगला सवाल है कि धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का जो है हस्तांतरण परिपूर्ण होगा दोस्तों। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तो धारा 46 के तहत बेदखली के समय जो कितना है, ये 12 वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का जो अधिकार है ये दोस्तों किसे दिया गया था, तो इन्हें जिला कलेक्टर को दिया गया था। अगला सवाल, निम्न में से जो है कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन जो है एक रैयत का प्रकार नहीं है, देखते हैं।
अधिभागी रैयत, ये भी एक रैयत का प्रकार है। नेक्स्ट, अनाधिभोगी रैयत, ये भी एक रैयत का प्रकार है। नेक्स्ट, खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, ये भी जो है रैयत का एक प्रकार है। तो तीनों ही रैयत के प्रकार हैं। हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो किस धारा के तहत नहीं किया जा सकता? तो धारा 41 के तहत जो है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 41 के तहत ही किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि संथाल परगना अधिनियम 1949 के अनुसार बिहार और ओडिशा सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित कोई सोसाइटी को रैयत कितने वर्ष की अवधि के लिए भूमि हस्तांतरण कर सकता है? कितने वर्ष की अवधि के लिए जो है भूमि हस्तांतरण कर सकता है? तो 7 वर्ष की अवधि के लिए भूमि हस्तांतरण कर सकता है। संथाल परगना अधिनियम 1949 के अनुसार बिहार और उड़ीसा सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित कोई सोसाइटी को रैयत जो है 7 वर्ष की अवधि के लिए भूमि हस्तांतरण कर सकता है। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो है ये किया गया है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो है ये किया गया है? तो हमारे सबसे पहले कहा जाता है कि राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकती है, तो ये संशोधन किया गया है। नेक्स्ट, भूमि का मानक दर बाजार मूल्य के 1% से अधिक नहीं होगा। तुम्हारा जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुमति कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी अनुमति से रैयत अपनी भूमि का हस्तांतरण कर सकता है? तो उपायुक्त की अनुमति से रैयत अपनी भूमि का जो हस्तांतरण जो है ये कर सकता है। हमारा अगला सवाल है भूगत बंधक या पूर्ण फलोपयोग बंधक रैयत के लिए भूमि का हस्तांतरण कितने वर्षों के लिए मान्य होगा? दोस्तों, भूगत बंधक या पूर्ण फलोपयोग बंधक रैयत के लिए भूमि का हस्तांतरण कितने वर्षों के लिए मान्य होगा? दोस्तों, तो ये 6 वर्षों के लिए मान्य होगा। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड के पहाड़ों एवं झरनों का निर्माण कब हुआ था? झारखंड के पहाड़ों एवं झरनों का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो हिमालय पर्वत के निर्माण के साथ साथ ही झारखंड के पहाड़ों एवं झरनों का निर्माण हुआ था दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि भारत में गोंडवाना क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भारत में गोंडवाना क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर कहता है कि झारखंड में किस गोंडवाना का निक्षेप पाया जाता है? दोस्तों, कहता है कि झारखंड में किस गोंडवाना का निक्षेप पाया जाता है? दोस्तों, तो यहाँ पर जो है निम्न गोंडवाना का भी निक्षेप पाया जाता है और मध्य गोंडवाना का भी निक्षेप पाया जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि शंख नदी का उद्गम किस जिले में हुआ है? शंख नदी का उद्गम किस जिले में हुआ है दोस्तों? तो शंख नदी का उद्गम हुआ है गुमला जिले में। किस जिले में? गुमला जिले में ही शंख नदी का उद्गम हुआ है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? झारखंड में सबसे अधिक गर्मी दोस्तों ये कहाँ पड़ती है? तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर में ही सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि चांडिल डैम जो है ये किस नदी पर है? चांडिल डैम ये किस नदी पर है दोस्तों? तो ये सोन नदी पर है। सोन नदी पर ही चांडिल डैम है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिले में है? पाट क्षेत्र का जो विस्तार है दोस्तों ये किस जिले में है? तो ये आपके लातेहार में भी है पाट क्षेत्र का विस्तार, लोहरदगा में भी है और गुमला में भी है। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? गुमानी जो नदी है ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो राजमहल की पहाड़ियों से ही गुमानी नदी निकलती है। चलते हमारे दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार कितने राज्यों में है? स्वर्ण रेखा परियोजना का जो विस्तार है ये कितने राज्यों में है? तो ये 3 राज्यों में है स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? झारखंड में जो है प्रथम बार कोयला खनन का जो प्रारंभ है ये दोस्तों कब हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो ये झड़िया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झड़िया में।
हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित है। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र ये दोस्तों कहाँ पे स्थापित है, तो ये मूरी में स्थापित है। ठीक है, बॉक्साइट को गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है, तो मूरी में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। पहला है कि देश के खनिज संपदा के कुल उत्पादन का 40% भाग जो है झारखंड से प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट हमसे कहता है कि हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड मूरी रांची में अवस्थित है, तो दोस्तों ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट हमसे कहता है कि झारखंड के सिंहभूम जिले के दुपला पारा एवं दुबला बेटा में वेनेडियम उत्खनन किया जाता है, तो दोस्तों ये भी हमारा सही है। तो हमारा जवाब हो जाएगा, कहता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों 1, 2 एवं तीनों कथन जो है ये सही है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया था दोस्तों, तो कहाँ पे स्थापित किया गया था, सिंदरी में। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र जो है कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में। नेक्स्ट है कि एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड कहाँ अवस्थित है। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड जो है ये दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है, तो ये बोकारो में अवस्थित है, बोकारो में ही है एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट है दोस्तों कि 20 लाख रोजगार, ठीक है, 20 लाख रोजगार सृजन को लक्षित झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति किस वर्ष में लागू की गई थी दोस्तों, तो ये जो है 2012 में लागू की गई थी। ठीक है, 20 लाख रोजगार सृजन को लक्षित झारखंड की दूसरी औद्योगिक नीति 2012 में लागू की गई थी दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में कोयला धोवन उद्योग के प्रमुख केंद्र जामडोबा, स्वांग, करगली, लोधना, पाथरडी, भोजूडी, कथारा एवं दुगदा में स्थापित है। कहता है निम्न में इनमें से कौन भारत में प्रमुख स्थान रखती है दोस्तों, तो इनमें से कौन प्रमुख स्थान रखती है, तो करगली। कौन रखती है प्रमुख स्थान, करगली। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, कहता है कि राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है दोस्तों, तो इस नीति के तहत राज्य के जो है 100% निवासियों के लिए सीटें जो है आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है। ठीक है, कहता है राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीक संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। तो इन संस्थानों में राज्य के निवासी हेतु कितने प्रतिशत सीटें जो है आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है दोस्तों, तो 100% का जो है प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों, तो उन्हें जो है अपनी खोई भूमि का 10% जो है उपलब्ध कराई जाएगी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि स्थानीय नीति के तहत कितने वर्षों के लिए तृतीय तथा चतुर्थ वर्गीय पदों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई है दोस्तों। कहा जाता है कि स्थानीय नीति के तहत कितने वर्षों के लिए तृतीय या चतुर्थ वर्गीय पदों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई है दोस्तों, तो ये जो है 10 वर्ष के लिए जो है स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई है। स्थानीय नीति के तहत 10 वर्षों के लिए तृतीय या चतुर्थ वर्गीय पदों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई है। अगला सवाल है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान क्या है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है आपके प्रमुख जो है प्रावधान क्या है दोस्तों। सबसे पहला बात कि बीपीएल परिवार को राशन सस्ती दर पे देना, ये है। नेक्स्ट है कि गर्भवती महिलाओं को 1000 प्रति माह प्रदान करना। ठीक है, तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल हमसे कहता है कि दोस्तों कि देवघर साहेबगंज औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है दोस्तों। देवघर साहेबगंज औद्योगिक क्षेत्र जो है ये किस औद्योगिक क्षेत्र के विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है दोस्तों, तो ये संथाल परगना के, ठीक है,
संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है। हमारा अगला सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कहता है कि मुख्यमंत्री आरोग्य कुंजी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। ठीक है, कहता है कि मुख्यमंत्री आरोग्य कुंजी योजना के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है कि झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2019 से 20 में इस योजना की शुरुआत करने का इन्होंने निर्णय लिया दोस्तों। ठीक है, तो ये भी सही है हमारा। नेक्स्ट कहता है कि इस योजना के तहत राज्य में कार्यरत 40,000 सहियों को आरोग्य कुंजी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा जवाब हो जाएगा कि कहता है कि कौन सा कथन सही है, तो हमारा जवाब हो जाएगा 1 एवं 2। अगला सवाल हमसे कहता है कि कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्राप्त जो है परियोजना है दोस्तों। तो ये है आपका स्वशक्ति योजना। स्वशक्ति योजना जो है ये विश्व बैंक IAAD द्वारा जो है सहायता प्राप्त परियोजना है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था करने हेतु कौन सी योजना जो है दोस्तों ये प्रारंभ की गई है, तो किसान क्रेडिट योजना जो है ये प्रारंभ की गई है। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत कब हुई थी। मुख्यमंत्री जो है दाल भात योजना की शुरुआत जो है ये 2011 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 2011 ईस्वी में ही मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि मुख्यमंत्री जनधन योजना के तहत प्रथम 3 वर्ष तक लाभुक को रख रखाव खर्च का कितना भाग सरकार की तरफ से दिया जाता है दोस्तों। तो सरकार की तरफ से आपको मिलता है 50%। ठीक है, मुख्यमंत्री जनधन योजना के तहत प्रथम 3 वर्ष तक लाभुक को रख रखाव खर्च का कितना भाग सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो 50%। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है, तो हुनर पोर्टल जो है ये शुरू किया गया है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है झारखंड में जैविक उद्यान है कितने। झारखंड में जैविक उद्यान है 1। अगला सवाल है मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो मगर प्रजनन केंद्र जो है ये दोस्तों स्थित है रुक्का रांची में। रुक्का रांची में ही है मगर प्रजनन केंद्र। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि हजारीबाग अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। हजारीबाग अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये कितना वर्ग किलोमीटर है, तो यह 186.25 वर्ग किलोमीटर हजारीबाग अभयारण्य का क्षेत्रफल है। हमारा अगला सवाल है कि उदवा झील पक्षी विहार जो है ये किस जिले में अवस्थित है। उदवा झील पक्षी विहार जो है ये दोस्तों किस जिले में अवस्थित है, तो ये साहिबगंज जिले में ही अवस्थित है उदवा झील पक्षी विहार। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में दुधारू गाय की संख्या कितनी है। झारखंड राज्य में जो है दुधारू गाय की संख्या दोस्तों कितनी है, तो 21.91 लाख। 21.91 लाख जो है झारखंड राज्य में दुधारू गायों की संख्या है। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत 4 राज्यों में वन घनत्व सुधार के लिए योजना तैयार की है। तो दोस्तों वे राज्य कौन से हैं, तो वे राज्य हैं आपके केरल भी, मणिपुर मिजोरम भी और हमारे झारखंड भी। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि प्रदूषण से जैव विविधता को झारखंड में नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन से दोस्तों कारक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो बेहतरीन ढंग से औद्योगिकरण, ठीक है, ये भी बढ़ती जनसंख्या तथा घटते वन, और तीसरा है नगरीकरण। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में औद्योगिक तथा परिवहन विकास से कौन सा हानिकारक गैस जो है ये फैलता जा रहा है दोस्तों। तो झारखंड में औद्योगिक तथा परिवहन विकास से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक हानिकारक गैस है वो फैलता जा रहा है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि प्रकृति ने संपूर्ण जीवमंडल के लिए स्थल, जल और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKNIA का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क CCKNIA का प्रारंभ जो है इनमें से किस राज्य में दोस्तों किया गया है, तो उपरोक्त सभी में किया गया है। झारखंड में भी किया गया है, महाराष्ट्र में भी किया गया है और उड़ीसा में भी किया गया है। हमारा अगला सवाल है कि भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से
झारखंड राज्य को किस जोन में रखा गया है? भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा गया है दोस्तों? तो इन्हें जो है जोन 2 में भी रखा गया है, जोन 3 में भी रखा गया है और जोन 4 में भी रखा है। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में सूखा जैसी समस्याओं से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम जो है ये कारगर सिद्ध होंगे? सबसे पहली बात तो यहाँ वाटर सेट मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी। नेक्स्ट है जलाशयों का निर्माण। तीसरा है वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य दोस्तों हो सकते हैं? तो अधिकतम 9 सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं। कितने सदस्य? 9 सदस्य। अगला सवाल है कि सभी प्रकार के चरम घटनाएं प्रकोप होती है, परंतु सभी प्रकोप आपदा नहीं होती है। कैसे? क्योंकि प्रकोप चरम घटना एवं आपदा के मध्य की स्थिति है। दूसरा कहता है कि जब प्रकोप मानव आवासीय क्षेत्रों में आते हैं तो वे आपदा बन जाते हैं। तुम्हारा दोनों ही जवाब जो है ये सही होगा, ए एवं बी दोनों ही। अगला सवाल है कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहे हैं, ठीक है। कहता है कि झारखंड का गिरिडीह जिला सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक जिला है। बिल्कुल। नेक्स्ट कहता है कि झारखंड में भूगर्भीय जल स्रोत 500 मिलियन क्यूबिक मीटर है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो कहता है कि उपर्युक्त में कौन से कथन जो है आपके सही है? तो हमारा जवाब हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों ही। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि धनबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रही डकैतियों पर रोक लगाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? कहता है कि धनबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रही डकैतियों पर रोक लगाने हेतु कौन सा जो अभियान है वो शुरू हो रहा है दोस्तों? तो ऑपरेशन कॉम ही शुरू हो रहा है धनबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों पर जो कि लगातार डकैतियां हो रही हैं, उन्हीं को रोकने के लिए। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राम नारायण सिंह ही छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है कृषि में सिंगल विडो सिस्टम लागू करने वाला झारखंड भारत का राज्य है। ठीक है, कृषि में सिंगल विडो सिस्टम लागू करने वाला झारखंड भारत का राज्य है। कितनावा? तो ये जो है प्रथम राज्य है जिन्होंने जो है सिंगल विडो सिस्टम लागू किया। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि 8 जनवरी 2020 के शहीद शेख भिखारी की कौन सी शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई है? तो ये उनकी 163वीं श्रद्धांजलि दिवस शहादत दिवस है, उन्हीं पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। 8 जनवरी 2020 को 163वीं शहादत दिवस पर जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि 22 अगस्त 2019 को झारखंड के कितने वन्यजीव अभयारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों 11 जो है वन्यजीव अभयारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो हमारा जवाब हो जाएगा 11। तो 11 अभयारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है 22 अगस्त 2019 को। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वेद आवास योजना के तहत कितने परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा? तो वेद आवास योजना के तहत कुल 2735 परिवारों को 2735 परिवारों को जो है पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है कि बिरसा आवास योजना के अंतर्गत 2019 से 20 में कितने आवास का निर्माण किया जाना है? ठीक है, कहता है कि बिरसा आवास योजना के अंतर्गत जो है 2019 से 20 में कितने आवास का निर्माण किया जाना है? तो 3000 आवास का निर्माण किया जाना है बिरसा आवास योजना के अंतर्गत 2019 से 20 में। अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि झारखंड सरकार ने राज्य के किस जिले में आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है दोस्तों? तो रांची जिले में ही झारखंड राज्य के रांची जिले में ही आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम खाद्यान्न उत्पादकता वाला जिला निम्न में से कौन सा है? झारखंड राज्य में न्यूनतम खाद्यान्न उत्पादकता वाला जिला जो है कौन सा है दोस्तों? तो ये है पाकुड़ ही झारखंड राज्य में न्यूनतम खाद्यान्न उत्पादकता वाला जिला है।